हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब सही होंगे। और आज से हम एक नया टॉपिक पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे भी मैंने अलग अलग बुक से आपके लिए जो फैक्ट इकट्ठे किए हैं, मैं आपको उनके सामने रखने जा रहा हूं। अगर इसमें कोई भी गलतियां हों तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना से। हम भारत के लोग हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये संविधान की हमारी प्रस्तावना हो चुकी है, तो हम आगे इसके फैक्ट देख लेते हैं प्रस्तावना के। प्रस्तावना किसी भी संविधान के दर्शन की संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी। प्रस्तावना का प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था और इसको जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये आपको याद रखना है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है और के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जनप्रतिनिधि की कुंजी कहा है। ये आपको याद रखना है। संविधान की प्रस्तावना का विचार USA से लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना में हम लोग ये जो पद है जो संयुक्त चार्टर से लिया गया है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। तीन तरह के न्यायों की बात की गई है। कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। एवं इसमें 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी समानता है? प्रतिष्ठा और अवसर। संविधान शरीर है और प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ये किसने कहा है? ये सुभाष कश्यप जी के द्वारा कहा गया है। प्रस्तावना संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। ये आपको याद रखना है। और इस प्रस्तावना से संबंधित हम कुछ केस देख लेते हैं। अभी मैं आपको इनको केवल ऐसे ही हेडिंग वाइज दिखा रहा हूँ और बाद में मैं इनको आपको डिटेल से भी पढ़ाऊँगा। ये जो कुछ केस हैं जिनमें प्रस्तावना के बारे में जिक्र किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो पहला केस है बेरुवारी केस, बंगाल, 1960। इसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, जबकि प्रस्तावना का मूल महत्व संविधान के अर्थ निर्धारण में है। इस केस के अनुसार प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। इसके आधार पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये आपको याद रखना है कि बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था। अब आगे दूसरा केस देख लेते हैं, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस 1967। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना के द्वारा संसद जो है प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, किंतु उसके मौलिक ढांचे को छोड़कर। इसको आपको याद रखना है। मैं आपको डिटेल में भी आगे बढ़ाऊंगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक केस और देख लेते हैं। ये केशवानंद, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केशवानंद भारतीय केरल राज्य 1973। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है और अभिन्न अंग है। इसमें अभिन्न अंग है, यानी कि प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग किस केस में माना गया है? तो केशवानंद भारतीय केरल राज्य 1973 में माना गया है। इसमें हम कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन एक न्याय योग्य नहीं है? न्याय योग्य है तो ऑप्शन है आपके DPSP यानी कि नीति दे सकता, तो प्रस्तावना, कर्तव्य, मौलिक अधिकार। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मौलिक अधिकार। प्रस्तावना के प्रमुख लक्षण देख लेते हैं।
संविधान का स्रोत क्या है? तो जनता है। संविधान के उद्देश्यों की घोषणा न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये पॉइंट वाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही एग्ज़ाम में पॉइंट वाइज ही पूछा जाता है। तो भारत की जो प्रकृति है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतंत्रात्मक है, गणतांत्रिक है। संविधान लागू होने की तिथि जो प्रस्तावना के अकॉर्डिंग 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित किया गया था। वो पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। ये आपको याद रखना है। प्रस्तावना में आए शब्दों के बारे में हम एक बार डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संप्रभुता का क्या अर्थ होता है। संप्रभुता का अर्थ होता है कि भारत सरकार आंतरिक मामलों में कानून बनाने में तथा बाह्य या विदेशी मामलों में स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है, अर्थात बिना दबाव के अपने फैसले स्वयं ले सकती है। असंप्रभुता का अर्थ ये होता है। और नंबर 2 देख लेते हैं, समाजवाद। समाजवाद का अर्थ होता है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी। अब साम्यवादी समाजवाद निजी संपत्ति का उन्मूलन तथा संसाधनों के राष्ट्रीयकरण की बात करता है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, बीमारी, उपेक्षा, तिरस्कार तथा अवसर की समानता आदि को राज्य समाप्त करेगा, अर्थात यह मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1955 यानी कि जिसको हम आबादी अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं, में समाजवादी संरचना को स्पष्ट किया गया था। अब धर्मनिरपेक्ष के बारे में जान लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। धर्म व्यक्ति का एक निजी मामला है। सभी धर्मों को राज्य का समान संरक्षण है। ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र का अर्थ जान लेते हैं। लोकतंत्र का अर्थ तो शायद आप सभी लोग जानते ही होंगे कि शासन की जो शक्ति होती है वो जनता में निहित होती है। इसका जो व्यापक अर्थ है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की भावना है। ठीक है, यानी कि जो शासन की जो प्रमुख विशेषता है वो जनता के हाथों में होती है। ठीक है, यानी कि जो सरकार का जो प्रमुख होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है। गणतंत्र की बात कर लेते हैं। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, या फिर जनता के द्वारा जो चुने गए हमारे सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, उनके द्वारा चुना जाता है। अब समता की बात कर लेते हैं। विशेषाधिकार का अभाव होगा। इसके लिए प्रस्तावना में 2 शब्द हैं, प्रतिष्ठा और अवसर, समता के लिए। बंधुत्व की बात कर लेते हैं। लोगों में भाईचारे की भावना, मैं नहीं हम की भावना, यानी कि जो हम हैं हम नहीं बल्कि मैं की भावना नहीं बल्कि हम की भावना होनी चाहिए। ये बंधुत्व का अर्थ होता है। अब हमारी प्रस्तावना का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम संविधान के मूल टॉपिक पे आते हैं, जो कि भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक है। और इसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। तो संविधान के भाग 1 के तहत अनुसूची 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 की बात कर लेते हैं। इसके तहत भारत यानी कि इंडिया दैट इज भारत, ये भी आता है कि संविधान में भारत के कितने नाम हैं, तो भारत, इंडिया दैट इज भारत, यानी कि 2 नामों से उल्लेख किया गया है। हिंदुस्तान कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि इंडिया दैट इज भारत क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा। यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि जो हमारे राज्य हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। और एक होता है इसमें यूनियन ऑफ फेडरेशन, यानी कि फेडरेशन का मतलब होता है जो अमेरिका में है कि राज्य वहाँ अपने देश से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत क्या है? राज्यों का एक यूनियन है, संघ है। अनुच्छेद 1 से हमें 2 बातें पता चलती है, हमारे देश का नाम और हमारे देश की राज्य पद्धति। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची भारत के राज्यों और राज्य क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है। वर्तमान में
वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणी में बांटा गया है: संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें कभी भी भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर शासन रूप में लागू होती है, समान रूप में लागू होती है। यद्यपि भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध हैं। उन राज्यों की बात कर लेते हैं जिनके लिए विशेष उपबंध हैं। तो कौन कौन से हैं उनमें? नंबर 1 महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और मिजोरम। 5वीं और 6ठी अनुसूची में SC ST यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 हमारा पूरा, अनुच्छेद 2 के बारे में पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 2, संसद को भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश, गठन, स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार होगा। यानी कि संसद को ये अधिकार है कि वो भारत में नए राज्यों का गठन कर सकती है और प्रवेश कर सकती है नए राज्यों का। अतः अनुच्छेद 2 उन राज्यों के प्रवेश व गठन से संबंधित है जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जैसे हमने सिक्किम को मिलाया था तो वो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, तो वो अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग में हमने मिलाया था। अब हम अनुच्छेद 3 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 3 में लिखा गया है कि भारतीय संसद को साधारण बहुमत से नए राज्यों का गठन, नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्वानुमति अति आवश्यक होगी। राष्ट्रपति महोदय संबंधित राज्य के विभिन्न विधानमंडल को उसका मत जानने हेतु भेजता है। राष्ट्रपति विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। यानी कि अनुच्छेद 3 में हम जो भारत में शामिल राज्य हैं, जो हमारे 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, उनके नाम उनके नाम में परिवर्तन कर सकता है, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, जो भारत के राज्य अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में हैं। और अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि जो भारत में शामिल नहीं है, हम नए राज्य, जैसे हमने सिक्किम किया, अगर कल वो नेपाल बोले कि हमको अपने में सम्मिलित कर लो, तो हम उसको अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग सम्मिलित करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है जान लेते हैं। संसद द्वारा बनाई गई विधियां अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत जो भी विधि है, अतः अनुच्छेद 368 के तहत उसको विधि नहीं माना जाएगा। यानी कि जो अनुच्छेद 4 है उसका ये कहना है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी हम विधि बनाएंगे उसको 368 के तहत विधि नहीं माना जाएगा। यानी कि किसी विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं होगी। अनुच्छेद 2 और 3 के अगर हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, यानी कि किसी राज्य को मिलाने जा रहे हैं या किसी राज्य की सीमा में नामों में परिवर्तन किया जा रहा है, तो उसके लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी। आगे एक विवाद देख लेते हैं हम इसी टॉपिक पर। मैंने आपको बोला भी था कि मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, तो बेरोजगारी विवाद 1960 के बारे में जान लेते हैं। यद्यपि संसद अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 को साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, किंतु बेरोजगारीवाद से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि किसी भी भारतीय राज्य क्षेत्र को विदेशी राज्य को, यानी कि विदेशी राज्य को सौंपना हो, तो यानी कि अगर किसी भारतीय राज्य को किसी विदेशी राज्य को सौंपना हो तो संविधान में विशेष बहुमत से संशोधन करना है। इसलिए अनुच्छेद 368 आवश्यक है। यानी कि अगर भारतीय संसद चाहे कि उत्तराखंड को नेपाल को देना चाहे तो उसके लिए विशेष बहुमत से संशोधन करना होगा। अब आगे बढ़ लेते हैं, 100वां संविधान संशोधन के बारे में जान लेते हैं। 100वां संविधान संशोधन 2015 इसलिए अधिनियमित किया गया था कि भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाए और कुछ भूभाग बांग्लादेश को दिया जाए। अब इसमें एक केस और आता है गगन भाई 1969 के अनुसार, गगन भाई केस। भारत संघ यानी कि यूनियन फेडरेशन इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत और अन्य देशों के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। यानी कि जो गगन भाई मामला है हमारा 1969 वाला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि
यदि भारत संघ के मामले में कोई भी हमारा इंटरनेशनल कोई विवाद है तो उसको अगर हम सुलझाना चाहते हैं तो उसमें संविधान संशोधन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बस आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम कल देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो और मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही अन्य फैक्ट भी देता रहूं। और हमारे चैनल पर उत्तराखंड सीरीज भी चल रही है, उसको भी आप साथ के साथ देखते रहिए। उत्तराखंड PCS और अन्य UK ट्रिपल SC UKPSC द्वारा जो भी परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं उनमें आपको बहुत हेल्पफुल होगी। आशा करते हैं आपको कंटेंट पसंद आया हो। धन्यवाद।